हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका का हम तुलनात्मक अध्ययन पढ़ेंगे। तो कार्यपालिका क्या होती है? सरकार राज्य का आवश्यक अंग होती है। यह राज्य का कार्यवाहक यंत्र है जो राज्य की इच्छा को निर्धारित, व्यक्त और कार्यान्वित करता है। सरकार के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार राज्य का मूर्त रूप है। सरकार को ही राज्य की आत्मा कहा जा सकता है। सरकार राज्य का वह यंत्र है जिस पर राज्य को कानून बनाने, उन्हें कार्यान्वित करने, उनकी व्याख्या करने की जिम्मेदारी होती है। सरकार के तीनों अंगों में से कार्यपालिका सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है, जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करता है। सरकार के तीन अंग होते हैं: विधायपालिका, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधानपालिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करवाती है और न्यायपालिका, जो तीसरी शाखा है, न्यायपालिका न्याय की व्याख्या करती है, न्याय करती है या कानूनों की व्याख्या करती है। सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका है। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है। प्राचीन काल में कार्यपालिका राजा और मंत्रिपरिषद होती थी, कानून लागू करती थी और यह कानून तोड़ने वालों को सजा भी देती थी। लेकिन आज राजतंत्र को काफ़ी हद तक खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह लोकतंत्र ने ले ली है। इस प्रकार कार्यपालिका को कानून बनाने, उन्हें लागू करने और कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने की कोई शक्ति नहीं है। कानून अब विधायिका द्वारा बनाए जाते हैं, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका कानूनों के उल्लंघन के लिए दंड देती है। कार्यपालिका के संबंध में गिलक्राइस्ट महोदय ने कहा है कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को क्रियान्वित करता है। इसी प्रकार गैटल ने भी कहा है कि विशाल रूप में कार्यपालिका में वैधानिक और न्यायिक अधिकारियों को छोड़कर सभी कर्मचारियों को शामिल किया जाता है। इसमें सरकार की वे सभी संस्थाएं शामिल हैं जो कानून द्वारा प्रकट की गई राज्य की इच्छा को लागू करने से संबंध रखती हैं। डॉक्टर गार्नर ने कार्यपालिका का अर्थ समझाते हुए कहा है कि व्यापक और सामूहिक अर्थ में कार्यकारी अंग उन सभी अधिकारियों के समग्रता को अपनाता है जो राज्य की इच्छा के निष्पादन से संबंधित है, क्योंकि वह तैयार की गई है और कानून के संदर्भ में व्यक्त किया गया है। डॉक्टर क्रैमर ने परिभाषा बहुत ही व्यापक है। उनके अनुसार राज्य के प्रमुख, मंत्रिपरिषद और कानूनों को लागू करने वाले अन्य सभी अधिकारियों कार्यपालिका में शामिल होते हैं। यदि कार्यपालिका शब्द का प्रयोग संकीर्ण अर्थ में किया जाए तो इसमें केवल राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद ही सम्मिलित होंगे और अधिकारी इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। कार्यपालिका की जो विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं, उनका सबका निचोड़ एक ही है कि कार्यपालिका कानूनों का लागू करती है, या यूँ कह सकते हैं कि जनता की इच्छाओं को लागू करवाती है। कार्यपालिका के विभिन्न स्वरूप या विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला है नाम मात्र का और वास्तविक कार्यपालिका। अगर हम इन्हें अपनी भाषा में समझना चाहें तो वास्तविक कार्यपालिका उसे कहते हैं जो वास्तविक रूप में कार्य करती है, और नाम मात्र की कार्यपालिका उसे कहते हैं जो वास्तविकता में कार्य नहीं करती बल्कि उसके नाम से कार्य किया जाता है। वास्तविक कार्यपालिका उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को कहते हैं जिसे संविधान की ओर से कार्यपालिका शक्तियां मिली हों और जो वास्तविक रूप में स्वयं उनका प्रयोग करता हो। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। नाम मात्र की कार्यपालिका वह कार्यपालिका होती है जिसे संविधान द्वारा शक्तियां मिली होती हैं, शासन उसी के नाम पर चलता है, परंतु व्यवहारिक रूप में वह स्वयं उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। वह प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करता है जो वास्तविक रूप में
उसकी शक्तियों का प्रयोग करते हैं और देश का शासन चलाते हैं। भारत का जो राष्ट्रपति है, इंग्लैंड का जो राजा या रानी होता है, वह नाम मात्र की कार्यपालिका के उदाहरण हैं। एकल और बहुल कार्यपालिका। यदि एकल कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है कि यदि संविधान द्वारा कार्यपालिका की समस्त शक्तियां एक ही व्यक्ति में दे दी जाएं तो वो होती हैं एकल कार्यपालिका। भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका के उदाहरण हैं। इन दोनों ही देशों में कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में होती हैं। इसके विपरीत जब कार्यपालिका की सारी शक्तियां एक व्यक्ति में निहित न होकर कुछ व्यक्तियों या किसी समिति के हाथ में होती है तो उसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में 7 सदस्यों की संघीय परिषद इसका उदाहरण है। अगला है संसदीय और राष्ट्रपति की कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका में मंत्रिमंडल विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। यह प्रणाली इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, श्रीलंका, भारत, पश्चिमी जर्मनी, इटली, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, हॉलैंड में काम कर रही है, जहां राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और उसके पास वास्तविक कार्यकारी शक्तियां होती हैं। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। वह प्रणाली को राष्ट्रपति के प्रकार के कार्यपालिका के रूप में माना जाता है। यह प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका में काम कर रही है। ब्राज़ील, दक्षिणी अमेरिका के कुछ देश, राष्ट्रपति इन देशों में एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है और उसे केवल महाभियोग से ही हटाया जा सकता है। अगला है वंशानुगत या वैकल्पिक कार्यपालिका। हम ये भी कह सकते हैं कि पैतृक या निर्वाचित कार्यपालिका। जब कोई राजा राज्य का मुखिया होता है और जब उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र या उसके निर्वाण होने की स्थिति में उसका कोई निकट संबंधी सिंहासन पर आसीन होता है तो इस प्रणाली को वंशानुगत कार्यकारी कहा जाता है। इस प्रकार की कार्यपालिका इंग्लैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, बेल्जियम, हॉलैंड, जापान, नेपाल में कार्यरत है। जिन देशों में राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव या तो जनता द्वारा या उनके प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है तो इस प्रणाली को ऐच्छिक कार्यकारी कहा जाता है। हम इस प्रणाली को भारत, फ्रांस, जर्मनी, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रिया, पाकिस्तान, मिस्र आदि में पाते हैं। फिर है इसके बाद में तानाशाही कार्यपालिका। जब राष्ट्र की सारी शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में होती हैं तो इसे तानाशाही कहा जाता है। तानाशाह किसी विशेष पार्टी या सेना की मदद से सत्ता को हासिल करता है और बाद में वह उस देश का सर्वेसर्वा बन जाता है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बाद इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर तानाशाह बन गए थे। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी और इटली की हार हुई और तानाशाही का अंत हो गया। आज वहाँ लोकतांत्रिक सरकारें हैं। स्पेन में जनरल फ्रैंको ने भी अपनी तानाशाही की स्थापना करी थी। इसके बाद में है कि राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। वह कार्यपालिका जिसका निर्माण जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं राजनीतिक कार्यपालिका कहलाती है। भारत में कार्यपालिका में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होते हैं। वे अपने दल के कार्यक्रम के अनुसार नीतियां बनाते हैं, शासन चलाते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका निर्वाचित और अस्थायी होती है। स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत लोक सेवाओं के अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। स्थायी कार्यपालिका के सदस्यों की भर्ती योग्यता के आधार पर की जाती है और वे स्थायी रूप से अपने पद पर बने रहते हैं। देश में प्रत्येक चुनाव के पश्चात मंत्रिमंडल बदलते रहते हैं, परंतु स्थायी कार्यपालिका के सदस्य स्थायी रूप से अपने पद पर बने रहते हैं। इसके अलावा मनोनीत कार्यपालिका भी होती है। जिस देश में कार्यपालिका के अध्यक्ष को किसी व्यक्ति द्वारा मनोनीत किया जाता है उसे मनोनीत कार्यपालिका कहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का जो वायसराय था वो ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा ही नियुक्त किया जाता था, तो ये कहलाती थी मनोनीत कार्यपालिका। कार्यपालिका के कुछ भाग होते हैं। कार्यपालिका में
राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है और उसका मंत्रिमंडल होता है। कार्यपालिका के कार्य। कार्यपालिका किन किन कार्यों को करती है? पहला है कानूनों का प्रवर्तन, यानी कानूनों को लागू करवाना। कार्यपालिका का प्राथमिक कार्य कानूनों को लागू करना है और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना है। जब भी कानून का उल्लंघन होता है तो यह कार्यपालिका की जिम्मेदारी होती है कि वह उल्लंघन को रोके और अपराधियों को सजा दे। प्रत्येक सरकारी विभाग अपने काम से संबंधित कानूनों और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालिका पुलिस बल का आयोजन और रखरखाव भी करती है। नियुक्ति करने के कार्य। सभी प्रमुख नियुक्तियां मुख्य कार्यकारी द्वारा की जाती हैं, जैसे कि भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राजदूत, भारत के महाधिवक्ता, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य के राज्यपाल आदि। इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण नियुक्तियां करते हैं। सभी सचिव जो विभिन्न सरकारी विभागों का नेतृत्व करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और अन्य संघीय न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यों में संघीय अधिकारी आदि को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियों के लिए अमेरिकी सीनेट की मंजूरी की आवश्यकता होती है। सिविल सेवा के सदस्यों को भी मुख्य कार्यकारी द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। यह आमतौर पर सेवा भर्ती आयोग की सिफारिश पर की जाती है। अगला कार्य है संधि बनाने के कार्य या समझौते करने का कार्य। यह कार्यपालिका की जिम्मेदारी है कि वह यह निश्चित करती है कि किन देशों के साथ में किन संधियों पर हस्ताक्षर किए जाने हैं। कार्यकारी अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार और राज्य के संविधान के प्रावधानों के अनुसार संधियों पर बातचीत करता है। प्रत्येक संधि पर कार्यपालिका के एक सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। अधिकांश संधियों को राज्य की विधायिका द्वारा अनुसमर्थन भी दिया जाता है। इसके द्वारा हस्ताक्षरित संधियों के लिए विधायी अनुमोदन प्राप्त करना फिर से कार्यपालिका की जिम्मेदारी होती है। अगला है रक्षा, युद्ध और शांति कार्य। राज्य के प्रमुख कार्यों में से एक देश की एकता और अखंडता की रक्षा और संरक्षण करना है और बाहरी आक्रमण या युद्ध की स्थिति में इसकी रक्षा करना है। इस कार्य को करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। राज्य की रक्षा के लिए सेना को संगठित करना, यदि आवश्यक हो तो युद्ध की तैयारी करना और लड़ना, और हर युद्ध के बाद शांति समझौते पर बातचीत करना और हस्ताक्षर करना कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्य हैं। विदेश नीति निर्माण और विदेश संबंधों का संचालन। लगातार बढ़ती वैश्विक अन्योन्यता के इस युग में राज्य की विदेश नीति तैयार करना और विदेशी संबंधों का संचालन करना सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक बन गया है। यह कार्य भी कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका राष्ट्रीय हित के लक्ष्य तय करती है और प्राथमिकताएं निश्चित करती है। यह पहले राष्ट्र की विदेश नीति तैयार करता है और फिर राष्ट्रीय हित के परिभाषित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इसे लागू करता है। कार्यपालिका अन्य राज्यों में राज्य के राजदूतों की नियुक्ति करती है। नीति निर्माण। आधुनिक कल्याणकारी राज्य को अपने लोगों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में कार्य करने होते हैं। इसे नीतियां बनानी होती हैं, अल्पकालिक और दीर्घकालीन योजनाएं तैयार करनी होती हैं और उन्हें लागू करना होता है। राज्य के सभी कार्य निश्चित नीतियों, योजनाओं द्वारा आयोजित निर्देशित किए जाते हैं। यह कार्यपालिका है जो नीति निर्माण और विकास कार्यों का नियोजन करती है। कार्यपालिका के दो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा राज्य अपने लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्यों को पूरा करता है। अगला है कानून बनाने से संबंधित कार्य। कानून बनाना मुख्य रूप से विधायिका का कार्य है। कार्यपालिका कानून बनाने में
भूमिका निभाती है। इस क्षेत्र में भी कार्यपालिका की भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। संसदीय प्रणाली में मंत्री भी विधायिका के सदस्य होते हैं और वे कानून बनाने में अग्रणीय भूमिका निभाते हैं। विधान के अधिकांश विधेयक विधायिका में उनके द्वारा पेश और संचालित किए जाते हैं। विधायिका का अधिकांश समय सरकारी विधेयकों को पारित करने में निकल जाता है। विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्य के प्रमुखों द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद ही कानून बनते हैं। अगला कार्यपालिका का कार्य है प्रत्यायोजित विधान की प्रणाली के तहत कानून बनाना। प्रत्यायोजित विधान की प्रणाली ने कार्यपालिका की कानून बनाने की भूमिका में काफ़ी वृद्धि की है। इस प्रणाली के तहत विधायिका अपनी कुछ कानून बनाने वाली शक्तियों को कार्यपालिका को सौंपती है। कार्यपालिका तब इन शक्तियों के आधार पर नियम बनाती है। कार्यपालिका द्वारा बनाए गए प्रत्यायोजित विधान की मात्रा विधायिका द्वारा पारित कानूनों से कहीं अधिक होती है। इसके अलावा वित्तीय कार्य भी किए जाते हैं। यह विधायिका ही है जो सभी वित्त का संरक्षक होती है। इसमें कर लगाने, कर कम करने, समाप्त करने की शक्ति होती है। हालांकि व्यावहारिक रूप में कार्यकारी कई वित्तीय कार्यों का प्रयोग करता है। बजट तैयार करने की जिम्मेदारी भी उसी को होती है। नए कर लगाने या कर ढांचे और प्रशासन में बदलाव का प्रस्ताव करता है। यह विधायिका द्वारा स्वीकृत धन को एकत्र करता है और खर्च करता है। इसके अलावा न्यायपालिका के कुछ अर्ध न्यायिक कार्य हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कार्यपालिका द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति को सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। लगभग सभी लोकतांत्रिक प्रणाली में मुख्य कार्यकारी के पास न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति होती है। इसके अलावा उसे अपराधियों को क्षमा, दंड और माफ़ी देने का भी अधिकार है। प्रशासनिक निर्णय की प्रणाली के तहत कार्यकारी एजेंसियों को प्रशासनिक गतिविधियों के विशेष क्षेत्रों से जुड़े मामलों को सुनने और तय करने की शक्ति होती है। इसके अलावा कार्यपालिका का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्र के लिए उनकी सराहनीय सेवाओं में प्रदान लोगों को उपाधियां और सम्मान देना भी है। ऐसे व्यक्ति जो अपने अपने क्षेत्र में कला, विज्ञान, साहित्य आदि में सराहनीय कार्य करते हैं, उन्हें कार्यपालिका द्वारा उपाधि दी जाती है। यह ऐसे रक्षा कर्मियों को भी उपाधि प्रदान करता है जो युद्ध शांति के दौरान अनुकरणीय साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण दिखाते हैं। यहाँ तक कि आम नागरिकों को भी समाज के लिए उनके सराहनीय कार्यों के सम्मान दिया जाता है। इस संबंध में सभी निर्णय कार्यपालिका द्वारा किए जाते हैं। ये कार्य कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य हैं। कार्यपालिका वास्तव में सरकार का सबसे शक्तिशाली अंग के रूप में उभरी है। इन सभी कार्यों के वर्णन से स्पष्ट होता है कि कार्यपालिका की शक्तियां और अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में इसके कार्यों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है और इसका प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में वृद्धि के अनेक कारण हैं, जिनमें दलीय विकास, विधानपालिका के प्रभाव की कमी, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, राज्यों द्वारा विकासशील पद नियोजन आदि उल्लेखनीय हैं। परिणाम स्वरूप कार्यपालिका के तानाशाह बनने की संभावना बढ़ जाती है, परंतु सचेत नागरिकता, विरोधी दल, जागरूक जनमत, स्वतंत्र प्रेस, संवैधानिक नियम इत्यादि कार्यपालिका के तानाशाही पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।